जोशीमठ में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। जमीन धंसने के कारण घरों और होटलों में आई दरारों के बीच अब इन्हें जमींदोज किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ढहाया जाना है। इधर होटल मालिक और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं जोशीमठ मलारी इनके मालिक ठाकुर सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट रेट पर होगा। पीएम साहब ने मीटिंग कॉल किया, हमको उसकी सूचना सीडीओ साहब ने दिया और उनके अनुसार हम 9:30 बजे नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी के हॉल में मीटिंग के लिए पहुंच गए। वहां मीटिंग लेने वाले थे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव। तो उन्होंने कहा कि ये बद्रीनाथ के तर्ज में नहीं होगा, लेकिन मार्केट रेट पे हो जाएगा। हमने बोला मार्केट रेट बता दीजिए, बोले हम नहीं बता सकते। तो हमने बोला हम भी नहीं उठ सकते। जोशीमठ में अगले कुछ दिनों में हालात और विकट हो सकते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया तो जोशीमठ को स्लीपिंग जोन में होने के कारण ढहने के संकेत दिए। उत्तराखंड में 5000 फीट तक की ऊंचाई के जितने भी इलाके हैं, वहां बेतहाशा और बिना प्लानिंग के हो रहे कंस्ट्रक्शन एक बड़ी आपदा की ओर जा रहे हैं। ये कहना है जोशीमठ में प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे सीनियर भूगर्भ वैज्ञानिकों का। जोशीमठ में भूधसाव की आखिर वजह क्या है, इस पर लगातार स्टडी चल रही है। और इसी कड़ी में जब वाडिया के पूर्व साइंटिस्ट जोशीमठ पहुंचे तो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन को निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे मटेरियल के हिसाब से ठीक नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ अब जरूरत है कि सर्वे तेजी से हो और स्लाइडिंग जोन एरिया को तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई हो। हमें लग रहा है स्लोप मूव हो रहा है। अगर स्लोप मूव हो रहा है तो उसके ऊपर बसे हुए सारे मकान भी धीमे धीमे मूव हो रहे हैं। तो मेजर यही है कि जहाँ पर मूवमेंट ज्यादा है वहाँ से लोगों को हटाया जाए। तो खैर तो सरकार कर ही रही है, सरकार का काम है। परंतु मेरा कहना यह है कि इसको बचाने के लिए हमें इसका लैंडस्लाइड हैजर्ड जोनेशन, सेस्मिक हैजर्ड जोनेशन, 2 हैजर्ड जोनेशन करवाएं। वहीं जोशीमठ की तरह गुप्तकाशी, मलारी और उत्तरकाशी में भी वैज्ञानिक मानते हैं कि सर्वे होना जरूरी है, क्योंकि इन जगह पर भी तेजी से निर्माण काम हुए हैं और यहाँ भी जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी कोई चेकिंग हो रही है या नहीं, ये कोई देख ही नहीं रहा। हिमालय के जो 5000 फीट से ऊपर बसे हुए हैं वो सब लूज मटेरियल में बसे हुए हैं, चाहे वो गुप्तेश्वर है, चाहे वो आपका गुप्तकाशी है, आपका उत्तरकाशी है, जोशीमठ है, आगे मलारी वाला एरिया बहुत बड़ा। तो उससे क्या है कि ये पूरा मास है ये ना जोशीमठ, इसके पूरा यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब हो रखा है। वैसे पहाड़ में निर्माण कार्यों का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है और अब साइंटिस्ट के इन कमेंट्स को भी गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि बड़ी आपदा जोशीमठ के अलावा दूसरी जगह भी आ सकती है। पहाड़ों में जिस तरह से बेतहाशा निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को भी अब गंभीर होना पड़ेगा कि पहाड़ में विकास कार्य तो हो, लेकिन उससे पहाड़ को कोई ठेस न पहुंचे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ जोशीमठ से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। बिहार के बक्सर में जमीन मुआवजे को लेकर बवाल थम नहीं रहा। चौसा पावर प्लांट पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया। बुधवार को भी ग्रामीणों ने हंगामा किया था। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत चौसा में गंगा नदी से पानी की पाइपलाइन जानी है और इसके लिए किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है, लेकिन उचित मुआवजे को लेकर किसानों में गुस्सा है। नाराज ग्रामीण आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया। ग्रामीणों ने कल भी चौसा पावर प्लांट के मेन गेट पर ताला जड़ दिया था और मुआवजे की मांग को लेकर काफी हंगामा किया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस समेत कई रास्ते खोले हैं। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका है। विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि
ये हर भारतीय का संकल्प है। मुझे खुशी है हम भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्था, हर एक्सपर्ट इसको लेकर आश्वस्त दिख रहा है। फ्रेंड्स, द IMF sees India as a bright spot in the global economy. The World Bank says that India is in a better position to deal with global headwinds than many other countries. This is because of India's strong macroeconomic fundamentals. राजस्थान विधानसभा में आज अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आगाज हुआ। यह सम्मेलन 2 दिन चलेगा। इसमें देश भर के विधानसभा और विधान परिषद स्पीकर्स भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में आज और कल देश भर से आए विधानसभा और विधान परिषदों के अध्यक्ष G20 से लेकर विधायिका और न्यायपालिका में टकराव रोकने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा स्पीकर डॉक्टर CP जोशी ने कहा कि आज संसदीय लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां हैं। आज हम कार्यपालिका की तानाशाही से शासित हो रहे हैं। विधानसभा सदनों की बैठकें ही कम हो रही हैं, तो सरकारों को जवाबदेह कौन बनाएगा? जब विधानसभा की बैठकें ही कम होगी तो अकाउंटेबिलिटी उतनी नहीं रहेगी। वहीं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सरकार और विधायिका के कामकाज में कोर्ट के गैर जरूरी दखल का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और CM अशोक गहलोत ने अदालती हस्तक्षेप के मुद्दे को उठाया है। क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? कि संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रथमकरण और संतुलन को के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। ये अपेक्षा हमारे पीठासीन अधिकारियों की है। कई बार जुडिशरी के साथ में थोड़ा डिफरेंसेस भी आते हैं कि कानून बनाते हम लोग, वो अपनी अलग व्याख्या करते हैं। कई बार लगता है कि जुडिशरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर। ग्वालियर में जगन्नाथ की नगरी के नाम से मशहूर कुलैथ गांव में हर साल की भांति इस साल भी एनिमल ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें बैल, घोड़ी, भैंस जैसे पशुओं के बीच खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई। इसमें बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़, भैंसा दौड़ में जीतने वाले पशुओं को हजारों रुपए का इनाम भी दिया गया। इस आयोजन में MP के साथ ही पंजाब, गुजरात के बैल, घोड़े, भैंसा दौड़ में शामिल होने आए। एनिमल ओलंपिक को लेकर लोगों में जुनून भी ऐसा होता है कि पशुओं की दौड़ देखने के लिए गांव के मैदान में 25,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट जाती है। इनकी प्रतिभाएं निकल के आएंगी। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता है, पैदल दौड़ प्रतियोगिता है, घोड़ी दौड़ प्रतियोगिता है, पड़ा कुश्ती प्रतियोगिता है। इसमें सभी को प्रोत्साहन दिया गया है, राशि भी दी गई है, जिससे आप लोगों के माध्यम से जब दिखाया जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग जागरूक होंगे और इन खेलों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा।
हम ग्वालियर, जिला ग्वालियर में रहते, ग्राम जलालपुर है। और हम पहले पूर्वज हमारे बैल दौड़ाते थे, हमारे बाबा ने दौड़ा, पिताजी ने, हमने भी रखे, हमारे बच्चों को भी शौक है। और हम पंजाब से खरीद के लाए बैलों को और खूब खिलाते पिलाते हैं और फिर अपना सेवा हो जाती, गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, अपने नाम भी हो जाता है थोड़ा। इस बार बैलगाड़ी की प्रतियोगिता हुई, घोड़ी दौड़ की प्रतियोगिता हुई और बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की दौड़ की प्रतियोगिता हुई और पड़ा कुश्ती भी हुई, नाल भी उठाए। सारे जो ग्रामीण खेल हैं उन्हीं को प्रोत्साहन किया जा रहा है। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को अमेरिका में चल रहे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में उपलब्धि हासिल हुई है। फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता है। RRR ऑस्कर की रेस में भी शामिल है, वहां भी फिल्म बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। RRR के अलावा छेलो शो बेस्ट इंटरनेशनल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई। अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में चल रहे 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में राजामौली अपने स्टार राम चरण तेजा और जूनियर NTR के साथ पहुंचे। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने RRR की इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। म्यूजिक कंपोजर MM किरावणी ने यह अवार्ड लिया। राजामौली और कलाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए वो भावुक हो गए। बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद ने जैसलमेर के लोक कलाकारों के साथ हारमोनियम बजाकर संगत की। इस दौरान सोनू सूद राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत आओ नी पधारो मारे देश भी गाया। उन्होंने लोक कलाकारों को भारत का दिल कहते हुए जनता को इन्हें प्रमोट करने के लिए भी कहा। बता दें कि बॉलीवुड स्टार सोनू सूद इन दिनों जैसलमेर की यात्रा पर हैं और वो यहां का आनंद ले रहे हैं। सर्दी के मौसम में धूप सेकना किसे पसंद नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ देर धूप में जरूर बिताए। कुछ ऐसा ही हाल कोटा के चंद्रशेल गांव की चंद्रलोई नदी में मौजूद मगरमच्छों का भी है, जो ठंड का मौसम आते ही धूप सेकने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। सर्दी में सुबह सुबह ये नदी किनारे या नदी में बने बालू के टापू पर निकल आते हैं। मुंह खोले और धूप पे लेटे मगरमच्छ और घड़ियाल को देखने का ये सबसे बेहतरीन वक्त होता है, जो सैलानियों को रोमांचित करता है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मगरमच्छ हर वक्त खतरे का अंदेशा बने रहते हैं। चंद्रलोई नदी के किनारे का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। सटे चंद्रलोई नदी के पास की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड के बीच जो मगरमच्छ है वहाँ ये नदी के किनारे आकर धूप सेकते हैं। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मगरमच्छों का ये खूबसूरत दृश्य यहाँ देखा जा सकता है। और मगरमच्छों के इस दृश्य के बीच लोगों को खतरा भी बना हुआ है। ये धूप सेकने का मगरमच्छों का विहंगम दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं यह मगरमच्छों का आतंक बना हुआ है या खूबसूरत दृश्य ज्यादा होते हैं? बहुत ज्यादा आतंक हो चुका है, ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जैसे नहाने आते हैं उनको भी, कभी पिछले साल भी बच्चे को खा गया, यहाँ पे 12 साल के को बहुत ज्यादा नुकसान है हमारे। कितने मगरमच्छ यहाँ होंगे इस चंद्रलोई नदी में? सर इसमें करीबन 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 मगरमच्छ से कम नहीं, वो ज्यादा ही होंगे। बल्कि तो किस तरह से खतरा बना रहता है? खतरा तो ये गांव में भी निकल के चले जाते हैं बारिश के टाइम पे। जैसे पानी नदी में पानी ज्यादा था ना, गाँव के पटरी पे 1-2 तो ट्रेन में भी कट गए, मगर गाँव को बहुत खतरा है इस मगरमच्छ से। बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े कम से कम 15 फीट के भी मगरमच्छ इसमें। तो फिर लोगों को क्या हिदायत दी जाती है यहाँ नदी के आसपास नहीं आने के लिए? देते तो है पर सुरक्षा तो कुछ नहीं है। हिदायत से क्या है, कभी बच्चे आए जाते हैं, हिदायत से क्या होगा, बच्चे थोड़ी जानते हैं इस चीज को। बहुत घटी है ना। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। सेंट्रल जेल कोटा में क्षमता से 1.5 गुना कैदी ज्यादा बंद है। इसके कारण यहां जेल प्रशासन को कैदियों को रखने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर जेल प्रशासन ने शंभूपुरा में नई जेल बनाने के लिए राज्य सरकार को 72 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। आपको बता दें कि कोटा जेल में वर्तमान में 1000 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन यहां 1500 से ज्यादा कैदी रखे जा रहे हैं। जेल नई पैटर्न पे बनेगी और इसके लिए राज्य सरकार को बजट के लिए निवेदन किया गया है विभाग के द्वारा। जैसे ही इसमें बजट स्वीकृति हो जाएगी तो उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
इसका करीब 72 करोड़ रुपए करीब लगभग बजट होगा। और दुनिया देख चुकी है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में कलिनिनग्राद के पड़ोस में मौजूद नाटो देशों को रूस के हमलों का खौफ सताता रहता है। दुनिया देख चुके हैं कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में कलिनिनग्राद के पड़ोस में मौजूद नेटो देशों को रूस के हमलों का खौफ सताता रहता है। नेटो कई बार आरोप लगा चुका है कि रूस नेटो देशों के साथ अपने सभी पड़ोसी देशों का रेडार नेटवर्क जैम करने की योजना बना रहा है। ये काम कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रूस की सेना के पास ऐसी तकनीक मौजूद है। ऐसा करने से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को पूरी तरह से घेर लेगा। पूर्वी छोर पर तो इन तीनों देशों की सेनाएं रूस या बेलारूस से लगती ही हैं। पश्चिम छोर पर बाल्टिक सागर में पहुंचकर इन तीनों देशों को रूस की सेना घेर सकती है। यही वजह है कि तीनों बाल्टिक देशों के साथ साथ पोलैंड अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। बाल्टिक देशों में नेटो ने अपनी चौकसी को और कड़ा कर दिया है। अमेरिका के मशहूर अखबार में छपी एक खास रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर यूक्रेन में रूस की सेना को कामयाबी मिलती है तो पुतिन की सेना यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगी। पुतिन का प्लान नेटो में शामिल लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा जमाने का हो सकता है। दावा किया गया है कि यूक्रेन में अगर जीत मिलती है तो जीत के बाद पुतिन का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाएगा और इसके बाद वो पूर्वी यूरोप के कई और देशों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी देशों के तानाशाहों के साथ गठजोड़ बना रहे हैं। पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन, बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने का है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। और दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है एएसआई शंभू दयाल मीणा के परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। ड्यूटी के दौरान बदमाशों ने हमला किया। रविवार को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंभू दयाल मीणा की मौत हो गई। कल मूल आवास पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात थे शंभू दयाल मीणा। दिल्ली पुलिस में ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए एएसआई शंभू दयाल मीणा के परिवार को दिल्ली सरकार अब 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। ड्यूटी के दौरान एक बदमाश ने चाकू से ताबड़तोड़ उन पर वार किए। कल राजस्थान स्थित उनके मूल आवास में परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। देश के आज अलग अलग शहरों में सड़क सुरक्षा अभियान मनाया जा रहा है। इसमें अजमेर, उदयपुर, सीकर, झालावाड़, पाली, अलवर और कोटपुतली के शहर शामिल हैं। 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर सभी शहरों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अगले 7 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया। खासतौर से स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के बारे में जानकारियां दी जाएगी। तो आज 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें जिसमें अजमेर, उदयपुर, झालावाड़, अलवर, सीकर, पाली, कोटपुतली। और प्रदेश में आज से 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने किया। इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए सप्ताह भर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मोटर ड्राइविंग स्कूल का अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रक यूनियन का अवेयरनेस कार्यक्रम, सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों में जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम चलेंगे। 2 साल बाद हम पुनः सड़क सुरक्षा सप्ताह की आज शुरुआत कर रहे हैं और इस सप्ताह में
हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों में लाएं, शिक्षा विभाग के जो हमारे बच्चे हैं उनमें लाएं, जो यूजर हैं, जो स्टेक होल्डर हैं उनमें जागरूकता पैदा करें। कोरोना के काल में 2 साल तक ये गतिविधि बंद रही। उदयपुर में आज से 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में वाहन चालकों को यातायात नियमों से अवगत करवाने के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपनाया जाएगा। आमतौर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरती जाएगी, लेकिन इस बार सबको शांति से समझाया जाएगा। 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया है। 7 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज आईजी साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, कलेक्टर साहब द्वारा उद्घाटन किया गया है और 7 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सूचना केंद्र में किया जाएगा, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जाएगी। और ये खबर बीकानेर से। अब गाड़ी के साइलेंसर पर चोरों की नजर है। बेलगाम चोर अब गाड़ियों से साइलेंसर चुराने लगे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। घर के बाहर खड़ी कार का साइलेंसर चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए 3 साइलेंसर चोर नया शहर के निजी स्कूल के पास की घटना है। तो कभी गाड़ी चोरी की खबरें, कभी गाड़ी के टायर चुराए जा रहे हैं और अब चोरों ने कारों के साइलेंसर चुराने शुरू कर दिए। ये सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें पता चल रहा है कि किस तरीके से चोर जो हैं वो गाड़ी का साइलेंसर चुरा रहे हैं। मनीष धादिच हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी साइलेंसर चोरों के बारे में? जी बताना चाहूंगा, बीकानेर में वाहन चोरी की लगातार वारदातें हैं वो बदस्तूर जारी हैं, लेकिन अब वाहन चोरों के हौसले इतने इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो अब गाड़ियों से साइलेंसर भी चुराने से नहीं कतरा रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में, जहां एक निजी स्कूल के सामने सीसीटीवी में घटना कैद हुई है, जहां पर 3 लोग मोटरसाइकिल से सवार होकर के आते हैं। 2 लोग जो है वो घर के बाहर खड़ी हुई कार के नीचे से साइलेंसर निकालते हैं और उसके बाद में बाइक पर बैठ करके फरार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाहन चोरी पर जो पुलिस है वो अंकुश लगा नहीं पाई थी, लेकिन अब ये साइलेंसर के चोर जो गिरोह हैं ये भी बीकानेर शहर में पनप गया है। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो वाहन चोर हैं ये वाहन चोरी के अलावा अब साइलेंसर भी सुरक्षित नहीं है, यानी कि गाड़ी की हिफाजत जो है वो खुद व्यक्ति को अपने को करनी पड़ेगी। और जी मनीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से। राज्य भर में बिजली विभाग के कार्मिकों का प्रदर्शन। ओपीएस, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर समेत 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन है। जयपुर के पुराना पावर हाउस में कर्मचारियों का प्रदर्शन। विद्युत कर्मचारी अभियंता अधिकारी संघर्ष समिति के ऐलान पर यह प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में आज बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी, अधिकारी और सभी इंजीनियर्स जो हैं आज प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी मांगे पहुंचा रहे हैं। क्या इनकी डिमांड है, बात करते हैं। हमारे साथ में जाट साहब हैं। किस तरह की डिमांड है सर आपकी, क्या क्या डिमांड्स हैं और आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जैसे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 2004 के बाद में जो भर्ती हुए हैं, एनपीएस से ओपीएस का सरकार ने वादा किया है। बिजली कंपनियों के कर्मचारी भी वही मांग कर रहे हैं कि हमारे को ओपीएस दिया जाए। बिजली कंपनियों में जो पैसा है एनपीएस का वो सीपीएफ ट्रस्ट में गया था, उस पर कुछ एफडी ने अपने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को इसको संज्ञान में लेकर के जो 50,000 कर्मचारी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनियों में भी ओपीएस लागू किया जाए। ओपीएस के अलावा हमारे राजस्थान में तीनों डिस्कॉम के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहे। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति है। अनुकंपा के ऊपर जो भर्ती हुए तकनीकी कर्मचारी उनको कनिष्ठ पद पर बनाना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।